बात करेंगे इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई का उल्लंघन है। वोटर्स को, मतदाताओं को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। कोर्ट ने आदेश दिया कि बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट पब्लिक सार्वजनिक की जाए। साथ ही साथ कोर्ट ने बैंकों को यानी कि बैंक एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड बेचना बंद करने को भी कहा है। कोर्ट ने एसबीआई को अप्रैल 2019 से अब तक बेचे गए इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपने को कहा है। कोर्ट ने माना कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वोटर के जानने के अधिकार का हनन करती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने माना कि यह स्कीम वोटरों के आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन करती है। एसबीआई चुनावी बॉन्ड पाने वाले राजनीतिक दलों का सभी विवरण 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को सौंप देगा। निर्वाचन आयोग को 13 मार्च तक ईसीआई इसे आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश करेगा, इसे प्रकाशित करेगा। तो ये जो फैसला आया है, इसके क्या कुछ मायने हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट संजय चड्ढा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और जैसा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया संजय जी कि ये पूरा असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसे देखते हैं इस फैसले को और ये फैसला देने के पीछे कारण क्या सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताऊं, जो ऑब्जेक्टिव था 2017 में स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने इसका आधार रखा था और वहां के बजट में उस वक्त जो बजट पास हुआ था उसमें इस स्कीम को पास किया गया था, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। और उसके 3-4 ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव था कि किस प्रकार से इलीगल जो ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन है उनको रोका जाए, पहला ऑब्जेक्टिव था। एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता जिसे हम कहते हैं, उसका वो बड़े स्पष्ट रूप से सामने आ रही थी। ये इन उद्देश्यों के साथ हुआ। इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में 2019 में, और उसके 4-5 बिंदु थे, वो मैं बताना चाहता हूं किन पक्षों को रख के इसको चैलेंज किया गया जी। उन्होंने कहा कि जो पारदर्शिता का उद्देश्य जब बताया गया था वो सहज रूप से अपर्याप्त है, यहां पे पाया नहीं जा रहा, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि इस लॉ को राज्यसभा में पास नहीं करा गया है क्योंकि इसको मनी बिल की संज्ञा दी गई है। तीसरी चीज उसमें कहा गया, क्योंकि मनी बिल जो है वो राज्यसभा में नहीं जाता है, उसको राज्यसभा की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। नंबर तीसरा जो इसमें एक था कि जो एनालिसिस करके और जो पिटिशनर थे उन्होंने ये कहा कि जो सरकार है उसको अपर हैंड रहेगा, क्योंकि सरकार अगर चाहे तो प्रिजम्पशन है, सरकार अगर चाहे तो वो देख सकती है कौन व्यक्ति किसको पैसा दे रहा है। एक साधारण व्यक्ति नहीं देख सकता, इवन इलेक्शन कमीशन नहीं देख सकता। तो इन तमाम तो लेवल प्लेन फील्ड की बात करी उन्होंने कि लेवल प्लेन फील्ड नहीं है। ये 5-6 ग्राउंड्स थी, उस पे इसको चैलेंज किया गया। और देखिए, ये इस भारतवर्ष की मैं कहूंगा कि हमारे देश की यही तो एक ब्यूटी है, यही तो एक सुंदरता है कि एक लॉ जो कि पास हो गया उसको सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया। तो चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम हमारे संविधान में दिया गया है उसका एक सबसे सहज और बहुत ही मजबूत उदाहरण है। बीते वर्षों में संजय जी हमने ये भी देखा कि इसी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो अखबारों में या फिर मीडिया के जरिए जो खबरें आती थी उसमें ये लिखा होता था कि देखिए अमुक पार्टी को इतने सारे पैसे गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, अमुक पार्टी को इतने गए, लेकिन सोर्सेज क्या थे, किसने किसको कितना दिया, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं आ पाती थी। और मुझे लगता है कि जब इस बात को सुनवाई के दौरान उठाया भी गया कि जनता जानना चाहती है कि किस पार्टी ने किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितने पैसे दिए। असीम जी, यही तो मुख्य बिंदु था चैलेंज करने का, क्योंकि पारदर्शिता की हम लोग बात करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन जिसे बहुत ही मजबूत लॉ कहा जाता है भारत के परिप्रेक्ष्य में। डेमोक्रेसी की बैकग्राउंड है ये,
बैकड्रॉप है, और हमारा जो डेमोक्रेसी है इस पर्टिकुलर लॉ से और स्ट्रांग होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, ये प्रोवाइड ना करना, अगर मैंने पैसा दिया है या किस पार्टी को किसने कितना पैसा दिया है, ये जो वोटर हैं उनके राइट टू इंफॉर्मेशन के भी खिलाफ है। तो ऐसे में संजय जी, कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि चलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे मना कर दिया, इस पर रोक लगा दी कि कोई अब इलेक्टोरल बॉन्ड जारी नहीं होगा, तो क्या वैसे लोग जो देना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देना चाह रहे हैं, क्या उनके पास अब क्या ऑप्शन है, वो किस तरह से डोनेशन देना चाहेंगे? अजीम जी, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि ये रुकेगा तो नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज कहां से चलेंगी? तो पॉलिटिकल पार्टीज अब एक नया, देखिए पहले क्या कानून था इन बॉन्ड से पहले, ये था कि 20,000 तक की लिमिट का कोई भी कैश दे सकता बिना वेयर अबाउट के, और उसको चैलेंज उस पे स्वीकृति थी सबको, और इस तरीके के पहले भी तो चलती थी, तो 2019 में आया, उससे पहले भी दिए जाते थे फाइनेंसेस। लेकिन अब आपके सवाल का जवाब यह है कि अब संसद, हमें मालूम है, नहीं है इस वक्त, अब बैठी हुई नहीं है संसद, एडजॉर्न्ड है इस वक्त, और लास्ट सेशन था ये वाला। क्या अब, क्योंकि अब तो फंड्स की और आवश्यकता भी आएगी, चुनाव भी सर पे हैं, एक ऐसा ऑर्डिनेंस आने का मुझे ऐसा लगता है कि आ सकता है, जिसके अंतर्गत इसमें दिए गए तमाम सजेशंस, जो सुप्रीम कोर्ट ने सजेशंस दिए हैं, पारदर्शिता उसमें से सबसे अहम है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, तभी ना अचीव होगी। वो उसको सर्वोपरि रखते हुए, सर्वोच्च स्थान देते हुए मुझे लगता है कि कोई ऑर्डिनेंस आनी चाहिए या कुछ इस तरीके का ऑर्डर आएगा, क्योंकि अब ऐसा समय है कि इन तमाम चीजों पे। संजय जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, कि आपने कहा कि, और हम सभी जानते हैं कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ठीक है, एक तरीका था इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के जरिए पैसे देने का, वो रुक गया, लेकिन लोग पैसे देंगे। मेरा सवाल ये कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज को, इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं पहले भी अरुण जेटली जी ने भी कहा था, मुझे याद है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज को अपने वेबसाइट पे पब्लिकली इसको नहीं पब्लिश करना चाहिए, मोरल ग्राउंड पे, कि देखिए हमारे इस वर्ष में या इस वित्तीय वर्ष में या जैसे भी हो, हमारे पास अमुक अमुक व्यक्ति की तरफ से इतने पैसे आए, लोगों को पता चलेगा कि देखिए हम जिस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं उसके पास यहां से पैसे आ रहे हैं, या बाकी पार्टीज के पास भी। बहुत ही आपने जो, जिसे, यही तो एक विचार है जो समक्ष आया है, और ये मुझे लगता है सुदृढ़ता से हमारी सरकार जो है उसको अपनाना पड़ेगा। देखिए, कहीं पे एक जजमेंट के दौरान मैं सुन रहा था, तो जजेस साहिबान ने यह भी कहा, क्विड प्रो क्रो तो नहीं है, अगर मैं पैसे देके, जो रूलिंग पार्टी है उसको कुछ पैसे देके कोई काम तो नहीं करवा रहा हूं, ऐसा व्यक्ति तो नहीं हूं। तो ये सब चीजें अब समक्ष आएंगी, इसलिए ये ट्रांसपेरेंसी तो बहुत ही आधारभूत चीज है, इसको होना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि इस तरह का प्रोविजन होना निहायत आवश्यक है। आज पांचों जज बिना किसी असहमति के एक मत थे, और उन्होंने इस तरह का जज। एक बहुत ही संक्षिप्त टिप्पणी, हालांकि समय कम है, जिस बात का आप इशारा कर रहे थे, अगर कोई बहुत बड़ी कॉर्पोरेट जो बहुत बड़ी कंपनी चला रहा है, उसका मालिक अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए अगर वो दे रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टीज को, इसको आप कैसे रोक सकते हैं? इसको, और इसकी संभावना रहेगी? इसकी संभावना, देखिए असीम जी, बढ़त बिना किसी पॉइंट पे रखते हुए ऐसा होता है, ऐसा पर्याप्त रूप में हमें दिखता भी है, हमने इंसिडेंसेस सुने हुए हैं, ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड होते हैं, बट शॉर्ट में ये ही इस चीज को सामने लाया जाएगा। अब ये, जैसे आपने बताया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ये पूरी लिस्ट डिक्लेयर होगी, इस तरीके का कोई प्रोविजन आएगा जो हमारी डेमोक्रेसी को निश्चित तौर पे सुदृढ़ करेगा। और एक लाइन, क्योंकि समय नहीं है, ये एक जो जजमेंट है हमारी डेमोक्रेसी को बहुत परिपक्वता प्रोवाइड करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचारों को हमारे साथ